सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, यह एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। डेंगू के कुछ लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते तथा मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द शामिल है। आगे देखिए डेंगू प्रकोप को लेकर सूचना इंडिया की खास कवरेज। सर्दी का मौसम शुरू होते ही शहर में भी पांव पसार लिए हैं। देश के कई राज्यों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खास तौर से राजस्थान के कोटा जिले में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का कारण बन गई है। डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर तब संक्रमित हो जाता है जब वह किसी डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति के खून को चूसता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े के अनुसार हर साल डेंगू बुखार के भारत में 8 से 10 करोड़ मामले सामने आते हैं, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आइए डेंगू महामारी के प्रकोप से बचने के लिए इसके लक्षण, उपाय और निवारण जानते हैं। कोटा से सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की वरिष्ठ स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर CP मीणा से खास बातचीत। स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में। जैसे कि 2020 और 2021 हमने कोरोना से जंग लड़ी। हमने क्या लड़ी? हमारे डॉक्टरों ने, हमारे मेडिकल स्टाफ ने और हमारी पुलिस ने ये जंग लड़ी और इस जंग के साथ में हम कई हद तक कामयाब हुए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका रही हमारे मेडिकल स्टाफ की, मेडिकल डॉक्टरों की, जिन्होंने दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की जानें गंवाई। वैसे ही 2021 में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी आई वो भी कोटा के वासियों ने भुगती, लेकिन हमारे मेडिकल स्टाफ की सतर्कता और हमारी राजस्थान सरकार की व्यवस्था और कहीं जनप्रतिनिधियों का साथ इससे हमने उस ऑक्सीजन की कमी को दूर किया और फिर से हमने दूसरी जंग जीती। अब तीसरी जंग की ये तैयारी है कि अभी चल रही है मौसमी बीमारियां। कई लोगों की श्वास की बीमारियां हो रही है, तो कई लोगों की हृदय की बीमारियां हो रही है, तो कई लोगों को एलर्जी हो रही है। इन बीमारियों से कैसा निपटा जाए, इसके लिए हम बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हमारे CP मीणा साहब के पास, और इनसे हम जानते हैं किस बीमारियों से कैसे लड़ा जाए, कैसे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने पूरी जंग के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास किए हैं, इसके लिए पूरा सूचना इंडिया टीम आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। तो सर, आपसे निवेदन है कि अभी कोरोना गया नहीं और नई बीमारी आने का आवागमन हो चुका है, यानी डेंगू, कई सारी बीमारियां, तो इसको लेकर किस तरह से लोग सतर्क रहे ताकि अपन बड़ी बीमारी के शिकार ना हो पाए? देखिए, पिछले 1.5 साल से हम बहुत कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और हमने फर्स्ट लहर भी देखी, सेकंड लहर देखी, हमने बहुत ख़तरनाक सेकंड लहर देखी, उसमें बहुत जान माल को नुकसान हुआ है। और जैसा आपने भी बताया है कि ऑक्सीजन की समस्या भी हमारे लिए उस सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा थी, तो उसका भी हमने प्रशासन के साथ मिलकर, राज्य सरकार ने हमारा पूरा सहयोग करते हुए, प्रशासन ने सहयोग करते हुए हमने बहुत हद तक हम उससे लड़े और हमने कामयाबी हासिल करी। और अब जो प्रॉब्लम है, अभी बारिश के बाद में बहुत रेनफॉल भी बहुत हुआ है, बारिश भी बहुत होने से जो मौसमी जनित बीमारियां हैं, जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्क्रब टाइपस है और एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से रिकरेंट जुकाम हो रहा है, तो उसकी वजह से बार बार जुकाम होने से सांस की बीमारी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है। तो और जो पहले से इस बीमारी से पीड़ित है, जिनको सांस की बीमारी पहले से ही थी, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस भूमिका में अपनी भूमिका निभाए और डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ मिल के चलें और इस बीमारी को दूर हटाने का काम करें, इसको बढ़ाने का काम नहीं करें? तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है कि उनका भी दायित्व बनता है कि जो महामारी आई है और जो आगे जो बीमारियां फैल रही है, उससे खुद ही अपन भी निपटने के लिए तैयार रहें? देखिए, जो मेडिकल टीम है, इसने 1.5 साल से बहुत प्रयास किया, दिन रात लोगों की सेवा करी। ऐसी ड्रीडफुल बीमारी, जो खतरनाक बीमारी जिसमें सबको डर लगता था,
चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर हो, सबको डर था। इनिशियली फेज में बहुत डर था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारते हुए हमने पूरे धैर्य के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने इस बीमारी में डटे रहे। आईसीयू ड्यूटियाँ करी, पूरा कोविड पेशेंट के हर पेशेंट के पास जा जा के उनके हाल चाल, उनका इलाज किया। तो मेरी सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ कि आपका भी सहयोग बहुत अपेक्षित है हमें, कि आप कहीं भी जैसे भीड़ भाड़ एरिया में जाए तो मास्क पहनें, हाथ सैनिटाइज़र यूज करें, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करें, 2 गज दूरी। तो कुछ चीज़ें जो हम पिछले 2 साल से 1.5 साल से कहते आ रहे हैं, इन प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें। घर के आसपास कोई गंदगी नहीं होने दें, क्योंकि ये भी आपकी जिम्मेदारी है। हर समाज, अपने नागरिक है जो कोटावासी हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि घर में कोई आसपास गंदगी ना होने दें। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस के मच्छर पनपने नहीं दें। और जो खांसी जुकाम से पीड़ित पर्सन है, घर में एक भी कोई भी है, तो थोड़ा उसे अभी भी आइसोलेट कर दें, क्योंकि एक सीजनल डिजीज़ है, तो इसमें एक दूसरे से फैलती है, तो उसे थोड़ा आइसोलेट कर दें, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाए। सर, आपसे अंतिम सवाल, मैं उन लोगों के लिए, उन स्टाफ के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने कोरोना काल में जानें गंवाई है, और उनके लिए भी ऐसी मैं बात पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने इसमें ड्यूटियाँ करी, चाहे फिर वो डॉक्टर हो या नर्स हो, फीमेल हो या मेल हो, या फिर वार्ड बॉय हो, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए इस बीमारी में लोगों की सेवा दी है, उनके लिए भी क्या कहना चाहोगे ताकि वो आगे उनका मनोबल बढ़ा रहे? देखिए, हमारे डॉक्टर तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे वार्ड बॉय जो हमारे रूट लेवल का जो आदमी है, उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो दिन उसका पोछा लगाता था, उसे कोरोना वार्ड की सफाई करता था, और तो उसने भी बहुत डटकर मुकाबला किया, और मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। बारिश ज़्यादा होने से जगह जगह पानी भर गया, पानी का ठहराव है, और अपनी कुछ हमारे शहर के वासियों की भी कुछ गलतियाँ रहती है। उसमें यह है कि जैसे कूलर में पानी भरा हुआ है, अपन ध्यान नहीं दे रहे, पिछले 7 दिन से 10 दिन से पानी भरा हुआ है, तो उसमें क्या ब्रीडिंग होती है, उनकी प्रजनन बहुत ज़्यादा होता है, फास्ट प्रजनन होता है। और जैसे कि छत पे पानी इकट्ठा हो रहा है, टायर एक कबाड़ा पड़ा हुआ है, उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इन चीज़ों में ये जो डेंगू का मच्छर है, ये इन चीज़ों में ज़्यादा पनपता है और साफ पानी में पनपता है। तो मैं आपके लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें। आसपास अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें जला हुआ ऑयल डाल दें या केरोसिन डाल दें, और कूलर को 7 दिन में एक बार ज़रूर साफ़ कर लें, जिसको हम सूखा सप्ताह के रूप में मना सकते हैं। कहीं भी कबाड़ पड़ा हुआ छत के ऊपर, या टायर पड़े हुए, या कहीं भी पानी भरा हुआ है, तो उससे पानी को ज़रूर खाली कर दें। अब रही बात कि हमारे पास जो केसेज आ रहे हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये केस क्या है, तो हम उसकी पहचान लक्षणों के आधार पर करते हैं। जो बुखार, बहुत तेज़ बुखार आता है, पूरा बॉडी पेन होता है, सिर से लगा के और नीचे तक बॉडी में पेन होता है, जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं एक आम बोलचाल में, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ऐसा बुखार बहुत तेज हो जिसमें ब्रेक बोन फीवर हो, और ये बुखार मुख्य तौर पर डेंगू का लक्षण है। तो ऐसा अगर हो तो इनमें हमें प्लेटलेट पर ध्यान रखना पड़ता है। CBC करा लें, और प्लेटलेट डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेटलेट डाउन है तो फिर हमें क्या है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमें इन लक्षणों को देखते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तरल पदार्थ पूरी मात्रा में लें, अच्छी तरह से तरल पदार्थ लें, जैसे कि ग्लूकोज का पानी ले सकते हैं, ORS का पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फल वगैरह का रस वगैरह ले सकते हैं। तो हमें तरल पदार्थ बराबर मात्रा में लें। सिंपल पैरासीटामोल की टेबलेट खा लें जिससे बुखार उतर जाए। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम बहुत तक काबू पा सकते हैं। थर्ड जो हमारी प्रॉब्लम है कि स्क्रब टाइफस भी बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, निमोनिया हो जाता है पेशेंट्स के अंदर। तो हमें नंगे पैर, हम झाड़ियों में, कहीं गार्डन में या झाड़ियों में नंगे पैर नहीं जाएं, क्योंकि जो इसका कीटाणु होता है, जो पिस्सू जिसको कहते हैं, माइट जो होता है, वो नंगे पैरों पे काटता है और झाड़ियों में बैठता है। तो खेतों में जहीं जाएँ तो पूरे कपड़े पहने और शरीर को ढक के रखें, ताकि स्क्रब टाइफस से ही नहीं बचा सकता, बल्कि हम डेंगू के मच्छर के काटने से भी बचे जा सकते हैं। डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, और वो दिन के समय में काटता है। ज़्यादातर क्या होता है, उसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं हम। उसके सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ होती हैं उसकी बॉडी पे, तो टाइगर मॉस्किटो जो मौसम में नरमता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये वायरस बहुत जल्दी रैपिडली ग्रोथ करता है। तो पानी से भीगने से बचें। अगर आप पानी में भीग गए हैं तो अच्छी तरह से बॉडी को सुखा लें,
गीले कपड़े तुरंत उतार लें और सूखे कपड़े पहन लें। तो उससे क्या है कि हमारे शरीर में नरमता नहीं बनी रहेगी और वायरल का रेप्लिकेशन नहीं होगा। जुकाम खांसी से हम बहुत तक बच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि रात के समय टेम्परेचर डिप करता है और कई बार क्या होता है हम कूलर या पंखा फुल स्पीड में चला के सोते हैं और मॉर्निंग टाइम पर टेम्परेचर डिप करता है, तो उससे भी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपनी बॉडी को कवर करके रखें या स्पेशली मुँह चेहरे को कवर करके रखें ताकि डायरेक्ट हम वायरस के कॉन्टैक्ट में नहीं आवें। तो कुछ सावधानी अगर अपन बरत लें तो हम बहुत कुछ निजात हमारे इनसे मिल सकते हैं हमें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अपने को स्वस्थ कैसे रहना है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ डॉक्टर के पास जाएंगे जब ही अपन स्वस्थ होंगे। कुछ जिम्मेदारियाँ अपनी भी बनती है ताकि वो बीमारी ना आए। कहते हैं कि श्वास है तो जीवन है और श्वास नहीं है तो जीवन नहीं। हृदय भी तभी धड़कता है जब इंसान के अंदर श्वास है। और हमारे जो बीच में जो डॉक्टर साहब ये श्वास और हृदय के स्पेशलिस्ट है डॉक्टर CP मीणा साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि कोटा शहर के अंदर सब स्मार्ट सिटी कोटा बनाया जा रहा है और ये कोटा के लिए गर्व की बात है। लेकिन जो बीमारियों का असली जो कारण है वो है कोटा में खाली पड़े भूखंड और खाली पड़े मकान। तो कोटा में लगभग लाखों की तादाद में खाली भूखंड पड़े हुए और मकान पड़े, या तो उनमें कचरा पड़ा हुआ है और या फिर उनमें पानी भरा हुआ है। इससे डेंगू की बीमारी सामने आ रही है। तो क्यों नहीं कोटा मेडिकल विभाग, कोटा नगर विकास न्यास को या राजस्थान सरकार से अनुरोध या कलेक्टर से अनुरोध करे कि इन प्लॉटों को या तो खाली या तो इनको भराया जाए या इनको समतल करके इनको निरस्त किया जाए ताकि अपन बीमारी से बचे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो वो हॉस्पिटल जरूर जाएगा और उसको गवर्नमेंट ने सारी फ्री की सुविधा दे रखी है। तो इससे सरकार को भी आर्थिक नुकसान होता है। तो क्यों नहीं अपन अगर इस चीज़ का अगर कर लें तो काफ़ी हद तक अपने एक साल में गवर्नमेंट का पैसा बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है क्योंकि एक छोटा स्टाफ जब मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता है, भले उसको 4,000 मिलो, या एक डॉक्टर नौकरी करता है चाहे उसको 50,000 मिलो, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो पीछे से घर वालों का दिल धक धक इसलिए करता है कि पता नहीं कौन सी बीमारी लेके घर में आ जाए। क्योंकि कोरोना सबने भुगता है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये बात बिल्कुल सत्य है कि शहर के अंदर हमारी नगर निगम सीमा के अंदर बहुत सारे भूखंड खाली पड़े हैं और बारिश अधिक होने से ज़्यादातर भूखंड में पानी भरा हुआ है। पानी बिल्कुल स्वच्छ पानी होता है और उसमें डेंगू का मच्छर बहुत ज़्यादा पनपता है। कुछ उसमें आसपास कॉलोनी वाले भी भूखंड खाली रहता है तो उसको ये समझ के कि यार ऐसा है तो उसमें कचरा भी उसमें डाल देते हैं। तो कचरा भी इकट्ठा होने से मच्छर भी पनप रहे हैं। मच्छर दोनों प्रकार के पनप रहे हैं, मलेरिया वाला मच्छर भी और डेंगू वाला मच्छर भी और चिकनगुनिया वाला भी पनप रहा है। तो हम तो अनुरोध कर सकते हैं जिला प्रशासन से कि ऐसे भूखंडों में को या तो निरस्त करें या उनमें मिट्टी भरवा दें ताकि पानी इकट्ठा नहीं हो। कहीं पर ऐसी स्थितियां आई है सर कि कोई व्यक्ति किसी को डेंगू हो गया या किसी को कोरोना हो गया या किसी तरह की कोई ऐसी बीमारी हो गई, वो अकस्मात वो इलाज करते करते वो दम तोड़ देता है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि उसको वो बीमार था इसलिए उसने दम तोड़ा, बल्कि लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर ने उसको मार दिया। तो ऐसे करके कई सारे विवाद सामने आ चुके हैं। कई बार डॉक्टर ने इसका सामना किया भी है और कई डॉक्टर साहब ऐसे मारा पीटियाँ भी हुई है। तो क्या डॉक्टर तो जो भगवान होता है, अगर हम उसके साथ ऐसा करें कि उसकी जगह अगर अपन उसी व्यवस्था को सही कर दे, यानी अगर अपने सामने घर के सामने अगर खाली प्लॉट पड़े तो अपन UIT या नगर निगम से कहे ताकि उसको भराव करे। अगर ये व्यवस्था अगर आम नागरिक करने लग जाएगा तो कहीं हद तक हम बीमारियों से काम दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसी समस्या बहुत सामना करना पड़ता है। पेशेंट क्या होता है कि जैसे 3-4 दिन से उसको बुखार चल रहा है, घर पे ही मैनेज करता रहता है, स्टोर से पैरासीटामोल की गोली ले आया या हमने किसी मिलने वाले ने कह दिया अरे ये गोली खा ले ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके वो समय निकालता रहता है, 3-4 दिन निकाल देता है। जब वो सीरियस होने लगता है तो घर वालों को लगता है नहीं अब अस्पताल लेके चलें, और ऐसा जब वो हम देखते हैं कि ये तो बहुत सीरियस कंडीशन है तो वो उस सीरियसनेस को समझता नहीं है और डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश करता है। तो मैं तो ये सबसे ये कहता हूँ कि भाई जैसे आपको कोई भी लक्षण शुरुआत में नज़र आवे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अपन नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं तो हमारा इलाज इजीली हो जाए, जल्दी हो जाए और हमें ये समस्या से सामना नहीं करनी पड़े कि यार एकदम सीरियस हो गया कैसे हो गया। तो ये सीरियसनेस का कारण है हम घर पे ट्रीटमेंट करने का। हम अगर शुरू में अवेयरनेस रहें तो हमें जान का खतरा भी कम बना रहेगा और पैसे की बर्बादी भी कम होगी और तुरंत दिखाएं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पेशेंट अगर किसी को भी कोई बुखार आता है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे दिखाएं। दूसरी बात
कि रही बात प्रशासन, जिला प्रशासन से संबंधित ये जो खाली भूखंड वाली, तो ये एक्चुअली में क्या है कि नगर विकास न्यास और हमारे जिला कलेक्टर साहब महोदय साहब मिलके इस समस्या का समाधान करें तो हम बहुत शहर के अंदर डेंगू मच्छर, मलेरिया मच्छर, इन सब से हमें छुटकारा मिल सकता है। अगर ये जो खाली भूखंड है उनमें पानी भरा हुआ, तो या तो उसमें मिट्टी डलवा दें, भाई जिसका है उससे कहे कि ये तो तुझे करना ही है, अगर नहीं बना रहा है तो भी। अभी वर्तमान में जो डेंगू चल रहा है, जो नई बीमारियां हैं, जो राजस्थान सरकार ने किस तरह से और जिला प्रशासन ने किस तरह से आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या अस्पताल के अंदर ऐसी कोई कमी है जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है? देखो जी, राज्य सरकार के स्तर पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी गई है। ऐसी व्यवस्थाएं कि सेकंड वेव में इतने पेशेंट होते हुए भी हमने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। ऑक्सीजन प्लांट्स हमने बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलाए। पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनमें सब में सरकारी डॉक्टर को नोडल ऑफिसर बना के, और वहाँ की व्यवस्था भी सरकारी स्तर पर देखी गई है प्राइवेट अस्पताल में। ये जिला राज्य सरकार प्लस जिला प्रशासन के माध्यम से सब कुछ हुआ है। और आने वाले में जो थर्ड वेव की जिसकी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आ सकती संभावना है, उसके लिए हमारे पास बहुत माकूल व्यवस्था कर दी सरकार ने। हमने ICU अपग्रेड कर दिए, पूरे MBS अस्पताल JK लॉन में सब में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। हमारे ऑक्सीजन प्लांट MBS में 2 ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट हो गया है। मेडिकल कॉलेज में LMO प्लांट स्टार्ट हो गया है। तो ऑक्सीजन की आने वाले टाइम पे हम एक साथ 3,500-4 हज़ार पेशेंट भी अगर ऑक्सीजन पर रहें तो उनको मैनेज कर सकते हैं। जबकि सेकंड वेव में हमारे पास 2-2.5 हज़ार पेशेंट पर डे एडमिट होते रहे, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब व्यवस्था इससे बढ़कर डबल हो गई है। तो हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर थर्ड वेव आती भी है तो हम उससे लड़ सकते हैं मजबूती से। हमें राज्य सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला, इसलिए हमें कोई चीज़ का डर नहीं है इसमें। डॉक्टर साहब, अस्थमा का क्या अंतिम इलाज क्या है? अस्थमा एक्चुअली में जो है 2 टाइप का होता है। मेनली जो होता है वो एलर्जिक अस्थमा होता है, जो कि सीजनल चेंजेस के, मौसम के परिवर्तन से होता है। जैसे कि बारिश का टाइम है, थोड़ी नमी रहती है तो उसमें भी हो जाता है। सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा वायरस हुआ, इन्फेक्शन, थोड़ा जुकाम खांसी हुआ, उसमें भी अस्थमा हो जाता है। तो अस्थमा, एलर्जिक जो अस्थमा होता है, इसको जैसे ही अगर आपको जुकाम खांसी होने लगे तो तुरंत एंटी एलर्जिक दवा ले लें, तो उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। दूसरा यह है कि इन्हेलर आता है। अगर मान लो बहुत से लोग तो इन्हेलर रखते हैं जिनको क्रोनिक होता है, तो इन्हेलर तुरंत यूज कर लें तो ये बीमारी नहीं बढ़ती। और मेनली जो है आपको ठंड से बचना है, बारिश से थोड़ा बचाव रखना है। ये 2-3 उपाय अगर आप ध्यान रख लें, ठंडी चीज़ें नहीं खानी, मार्केट का कोई कटे फटे चीज़ें नहीं खानी, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ खानी है। घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और घर में जो भी खाने पीने के खाद्य पदार्थ उनको ढक कर रखें, ताकि से कंधे मिला के हमारा साथ दिया। और हम डॉक्टरी नहीं, हम इन सब की वजह से हम आज ये कोरोना पे जीत हासिल करी, विजय हासिल करी। और ये सब हमारी मेडिकल टीम रूट लेवल से लेके अपर लेवल तक, और शहरवासियों का भी सहयोग रहा, आप लोगों का भी सहयोग रहा, आप लोगों ने बहुत जागरूकता फैलाई सभी में। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और तहे दिल से आपका हार्दिक आभार करता हूँ। दोस्तों, जैसे डॉक्टर CP मीणा जी ने जो हमारे को बताया कि हमें भी जागरूक रहने की आवश्यकता है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आदमी जब अंतिम सांस लेता है तो उसका अंतिम सफ़र कब्रिस्तान या शमशान घाट होता है। लेकिन जब उसके अंदर एक थोड़ी सी भी अगर सांस की उम्मीद रहती है तो डॉक्टर उसके लिए भगवान बन जाता है, और वो कई लोगों की जानें बचाते हैं। हम एक होकर जो स्वच्छ अभियान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, जो स्वच्छ अभियान राज्य सरकार ने चलाया है, जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने की है, उन व्यवस्था और उस स्वच्छ अभियान में अपन पूरी तरह